नमस्कार। हाल ही में तियानजिन में भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक अहम बैठक हुई। इसने काफी ध्यान खींचा है जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि पिछले कुछ सालों का जो तनाव था, खासकर वो गलवान घाटी वाली घटना, उसके बाद ये मुलाकातें रिश्तों में कुछ नरमी का संकेत दे रही हैं। हाँ, नरमी तो दिख रही है। पर ये सब हो रहा है एक बहुत ही जटिल पृष्ठभूमि में। एक तरफ अमेरिका भारत के बीच वो व्यापार वाली खींचतान है, ट्रंप के टाइम के टैरिफ, है ना? हाँ, वो मुद्दा अभी भी है। और दूसरी तरफ सीमा पर वो गहरे अनसुलझे मुद्दे, वो तो जस के तस है। बिल्कुल, ये तस्वीर कई परतों वाली है, सही कहा आपने। और इसे समझने के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत भी हैं, जैसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF का एक काफी डिटेल्ड विश्लेषण है। अच्छा। फिर अलग-अलग न्यूज रिपोर्ट्स हैं, ABP, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे का लाइव ब्लॉग देखा मैंने, और बिजनेस टुडे की एक चर्चा का ट्रांसक्रिप्ट भी है। और सरकारी बयान भी होंगे, MEA, PMO। हाँ, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक बयान तो हैं ही, और साथ में दूसरे एनालिस्ट्स की राय भी हमने देखी है। तो आज इस खास चर्चा का मकसद यही है कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं, बयान आ रहे हैं, सुर्खियां बन रही हैं, इनके पीछे असल में चल क्या रहा है। क्या ये वाकई रिश्तों में कोई नई शुरुआत है, या कोई सोची समझी स्ट्रैटेजिक चाल है, या सिर्फ ऊपरी तौर पे माहौल शांत करने की कोशिश? यही समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी के तह तक जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन संकेतों से जो रिश्तों में सुधार की तरफ इशारा करते हैं। पिछले करीब एक साल में देखें तो हाई लेवल मुलाकातों में तेजी आई है जी। अक्टूबर 2024 में कजान में वो ब्रिक्स समिट के दौरान, और फिर अभी अगस्त 2025 में तियानजिन में SCO समिट से ठीक पहले मोदी और शी के बैठकें हुई। और ये प्रधानमंत्री मोदी की 7 साल में पहली चीन यात्रा भी थी, तियानजिन वाली। ये भी अपने आप में अहम है। बिल्कुल। अच्छा, इन बैठकों के कुछ नतीजे भी निकले क्या? कजान वाली बैठक के बाद कुछ हुआ था? हाँ, कजान बैठक के बाद अक्टूबर 2024 में एक अहम सहमति बनी थी। दिप्सांग और डिमचोक जैसे जो मेन फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, वहां से सेनाओं को पीछे हटाने पर बात बनी। हाँ, वो खबर आई थी। उसके बाद फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने, वीजा नियमों को आसान बनाने और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने जैसे मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ी। और तियानजिन बैठक, उसकी टाइमिंग भी तो खास थी ना, SCO समिट और वो 75वीं सालगिरह वाली बात। जी बिल्कुल, राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ थी, तो उस लिहाज से भी एक मौका था। आधिकारिक बयानों की भाषा भी बदली हुई सी लगी मुझे तो। भारत के विदेश मंत्रालय और PMO दोनों ने कहा कि भाई सकारात्मक दिशा है, हम स्वागत करते हैं। हाँ, ये कहा गया। और इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश विकास के भागीदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं, और शांति के लिए कमिटेड है। ये थोड़ा पिछले सालों के माहौल से अलग लगा। बिल्कुल। और उधर चीन की तरफ से भी देखें तो कुछ वैसी बातें सुनने को मिली। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को एक महत्वपूर्ण मित्र कहा। अच्छा। और वो वाला बयान भी आया कि ड्रैगन और हाथी को एक साथ नृत्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थिर रिश्ते जरूरी हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी तियानजिन के बाद कहा कि शांति का माहौल बना है, और उन्होंने वो 3 शब्द इस्तेमाल किए, विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता। हाँ, विश्वास, सम्मान, संवेदनशीलता, इन पर जोर दिया गया। तो ये तो हुई बयानबाजी। कुछ ठोस कदम उठाने की बात भी हुई, जैसा आपने कहा, कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसे। जी, कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना, ये सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से एक बड़ा कदम है। वीजा और सीधी उड़ानों पर बातचीत आगे बढ़ना भी जमीनी स्तर पर चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश दिखाता है। और सीमा मुद्दे पर वो जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत होती है, उसमें कुछ हुआ? हाँ, उसमें भी कुछ प्रगति हुई। 5 साल के गैप के बाद दिसंबर 2024 में उनकी बैठक हुई थी। फिर अभी अगस्त 2025 में दिल्ली में 24वां दौर हुआ। अच्छा, हाल ही में? जी, इसमें एक 10 सूत्रीय सहमति बनने की बात सामने आई, और बॉर्डर डिमार्केशन सीमा तय करने की प्रक्रिया में अर्ली हार्वेस्ट यानी कुछ शुरुआती सफलता मिले, इसके लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाने की भी बात हुई। तो कुछ चल तो रहा है यहां तक कि चीनी सेना की तरफ से भी सीमा वार्ता पर पॉजिटिव टिप्पणी आई। नई दिल्ली ने इसे एक अच्छे संकेत की तरह देखा। उन्होंने कहा कि भाई आपसी सम्मान और विश्वास रखते हुए शांति बनाए रखनी चाहिए। तो ये सब तो सुनने में काफी अच्छा लगता है। बर्फ पिघल रही है शायद? हाँ, सतह पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन यहीं पर हमें जरा रुककर जमीनी हकीकत को भी देखना होगा। ORF का विश्लेषण इसी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ इशारा करता है। अच्छा, क्या कहता है वो विश्लेषण? देखिए, भले ही अक्टूबर 2024 में वो देपसांग और डेमचौक से सेनाएं पीछे हट गई है ना, हाँ जी, लेकिन सीमा पर जो पॉलिटिकल गतिरोध है वो खत्म नहीं हुआ है।
अभी भी अनुमान है कि एलएसी पर दोनों तरफ 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हैं, भारी हथियारों के साथ। 50-60 हजार अभी भी? जी। तो डीएस्केलेशन यानी तनाव कम करना और डी इंडक्शन मतलब सैनिकों की पूरी वापसी, ये प्रक्रिया अभी भी बहुत मुश्किल है, अटकी हुई है एक तरह से। और शायद दोनों देशों के मूल नजरिए में भी एक बुनियादी फर्क है। भारत तो हमेशा कहता है कि सीमा पर शांति पहली शर्त है नॉर्मल रिश्तों के लिए। बिल्कुल। जबकि चीन का तर्क रहा है कि भाई सीमा विवाद को पूरे रिश्ते पर हावी मत होने दो, व्यापार वगैरह चलने दो। हाँ, ये अंतर तो साफ दिखता है। और यही मतभेद जो है वो अक्टूबर 2024 के सीमा गश्त समझौते की व्याख्या में भी दिखता है। ओआरएफ विश्लेषण एक दिलचस्प बात बताता है। क्या? कुछ चीनी ऑब्जर्वर्स इसे भारत की डिप्लोमेटिक जीत मान रहे हैं, क्योंकि भारत की गश्त के अधिकार को आंशिक रूप से बहाल करने की पुरानी मांग मानी गई। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ कई चीनी एनालिस्ट मानते हैं कि चीन ने असल में कोई रियायत नहीं दी है। उनका तर्क है कि ये कदम सिर्फ सीमा पर स्थिरता बनाए रखने और अमेरिका के साथ अपनी जो बड़ी लड़ाई है उसके लिए उठाया गया है। अरे, वो मानते हैं कि चीन ने सिर्फ नियम बदले हैं, एलएसी की स्थिति को और धुंधला किया है और अपनी सॉवरेनिटी पर कोई नरमी नहीं दिखाई। तो एक ही समझौते की दो बिल्कुल अलग व्याख्याएं चीन के अंदर ही चल रही हैं। बाप रे, यानी ऊपरी तौर पे शांति की कोशिश, लेकिन अंदर ही अंदर व्याख्याएं बिल्कुल अलग। ये तो काफी पेचीदा है। हाँ बिल्कुल। और ओआरएफ रिपोर्ट के मुताबिक अविश्वास का असली कारण तो वही है, सीमा का तय न होना, अपरिसीमन। जब तक वो नहीं होता तनाव बना रहेगा। साथ ही भारत की जो आर्थिक और सैन्य ताकत बढ़ रही है वो भी चीन के लिए एक चुनौती है। इससे कंपटीशन बढ़ रहा है। मतलब चीन भारत के उभार को लेके चिंतित है। हाँ, चीनी स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में ये बात साफ दिखती है। उनका मानना है कि भले ही अभी तनाव कम हुआ है, सीमा विवाद का मुद्दा स्ट्रक्चरल है, वो खत्म नहीं होने वाला। भविष्य में भी सीमा पर संघर्ष या टकराव हो सकता है और दोनों तरफ से वो मिलिट्री और सिविलियन कंस्ट्रक्शन जारी रहेगा। और ये जो अविश्वास है इसकी जड़ें भी तो गहरी हैं, 2020 का गलवान तो है ही। वो तो सबसे बड़ा उदाहरण है हाल का। लेकिन उसके अलावा भी अभी मई 2025 में वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान को कथित चीनी मदद वाली खबरें थीं। उनसे भी चिंता बड़ी होगी भारत की। हाँ, वो खबरें भी आई थीं। और पहले भी ऐसा हुआ है कि बड़ी मुलाकातें चल रही हैं और तभी सीमा पर घुसपैठ हो गई। ये सब चीजें विश्वास कैसे बनने देंगी? सही कहा आपने। और ये भी याद रखना जरूरी है कि भारत चीन सीमा वार्ता दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली वार्ताओं में से है, लगभग 44 साल। और नतीजा लगभग 0। 44 साल? जी। इसी लंबे इतिहास और अविश्वास के कारण भारत में भी काफी संदेह है। जैसे कांग्रेस पार्टी की आलोचना आती है खबरों में कि चीन ने हमेशा हमें धोखा दिया है। और गलवान के बाद भी हाथ मिलाना, इस पर सवाल उठते हैं। ये पब्लिक सेंटिमेंट को दिखाता है। इसीलिए कई एनालिस्ट इसे सतर्क मेल मिलाप कह रहे हैं, कोई बड़ा रीसेट नहीं। मतलब कॉशियस अप्रोच। बिल्कुल। खबरें तो ये भी हैं कि तियानजिन में भी नेताओं के बीच फॉर्मल हैंडशेक हुआ, पर कोई खास गर्मजोशी नहीं थी। अच्छा। चलिए अब थोड़ा जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी वाले एंगल पर आते हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका वाला फैक्टर यहाँ काफी अहम है। हाँ, वो तो है ही। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे भारत पर, उससे भारत अमेरिका व्यापार रिश्तों में कुछ तनाव आया था। क्या इसने भारत को चीन के थोड़ा करीब जाने को मजबूर किया या चीन ने इस मौके का फायदा उठाया? ये सवाल बहुत अहम है और एनालिस्ट्स में इस पर बहस भी है। कुछ मानते हैं कि हाँ, भारत शायद अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, अमेरिका पर डिपेंडेंस कम कर रहा है। और कुछ क्या मानते? ज्यादातर इसे भारत की वही मल्टी अलाइनमेंट या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली पॉलिसी के तौर पर देखते हैं। मतलब हम अपनी विदेश नीति खुद तय करेंगे, किसी एक कैंप से बंद कर नहीं। स्वतंत्र विदेश नीति। जी। और भारत का ऑफिशियल स्टैंड भी यही है। एमईए ने साफ कहा है कि भारत और चीन दोनों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करते हैं और हमारे रिश्ते किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखे जाने चाहिए। ठीक है, अब आर्थिक मोर्चे पर आते हैं। ओआरएफ का विश्लेषण कुछ दिलचस्प विरोधाभास दिखाता है। एक तरफ चीन को भारत के इतने बड़े बाजार की जरूरत है। बिल्कुल, खासकर जब उनकी अपनी इकोनॉमी में ओवर कैपेसिटी है और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर के चलते एक्सपोर्ट के ऑप्शन कम हो रहे हैं। हाँ, ये तो उनकी मजबूरी लगती है। लेकिन दूसरी तरफ भारत को चीनी कैपिटल और टेक्नोलॉजी की जरूरत तो है, पर अब उसके पास दुनिया में और भी विकल्प हैं। भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। हाँ, वो 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली बात। जी, ये एक बड़ा बाजार है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और एक और दिलचस्प बात यह है कि चीन इस बात से भी चिंतित है कि भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटर बन सकता है, जैसे एप्पल वगैरह भारत आ रहे हैं। अच्छा, तो चीन एक तरह से दुविधा में है, जरूरत भी है और डर भी है। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। और क्या वो अपनी ताकत का इस्तेमाल मोल भाव के लिए कर रहा है? सूत्र तो यही बताते हैं। चीन सीमा विवाद, साउथ एशिया में अपना दबदबा और खासकर एक्सपोर्ट कंट्रोल, इन चीजों का इस्तेमाल भारत पर दबाव बनाने के लिए करता है। एक्सपोर्ट कंट्रोल मतलब?
मतलब जरूरी सामान का निर्यात रोक देना या मुश्किल बना देना। ओआरएफ की रिपोर्ट इस पर रोशनी डालती है। चीन, भारत और अमेरिका या वेस्टर्न देशों के बीच किसी भी बड़े इंडस्ट्रियल या टेक कोऑपरेशन को शक की नजर से देखता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन के अंदर ही भारत में इन्वेस्ट करने के खिलाफ एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है। ऑनलाइन चर्चाओं में भारत को विदेशी उद्यमों का कब्रिस्तान कहा गया। अरे बाप रे! और वहां इन्वेस्ट करने वाली चीनी कंपनियों को गद्दार तक कहा जा रहा है। ये तो काफी तीखी भाषा है। जी, और ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ठोस एक्शन भी हुए हैं। चीन ने कथित तौर पर ड्यूल यूज आइटम्स, फॉक्सकॉन के लिए जरूरी उपकरण, जर्मन टनल बोरिंग मशीनें, अच्छा, वो जो बॉर्डर कंस्ट्रक्शन के लिए अहम हो सकती हैं। हाँ, कुछ ऑटोमेकर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और यहां तक कि टाटा स्टील के साथ सहयोग कर रहे स्टील सेक्टर पर भी एक्सपोर्ट कंट्रोल या बैन लगाए हैं। तो ये साफ दिखाता है कि आर्थिक रिश्तों का इस्तेमाल स्ट्रैटेजिक मकसदों के लिए हो रहा है। और वो ट्रेड डेफिसिट का बड़ा मुद्दा तो है ही, करीब $99.2 बिलियन का घाटा भारत का। जी, बहुत बड़ा घाटा है। भारत इसे कम करना चाहता है, जबकि चीन भारत पर अपना बाजार और खोलने का दबाव डाल रहा है। तो ये वाकई एक जटिल आर्थिक शतरंज की बिसात है। बिल्कुल, और इसको अगर एससीओ समिट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जी। तस्वीर और उलझ जाती है। क्या वो समिट अमेरिकी दबाव के खिलाफ चीन रूस की एकता दिखाने का मंच था? कुछ हद तक तो यही कोशिश थी। चीन खुद को एशिया में स्टेबिलिटी लाने वाले के तौर पर पेश करना चाहता था। हालांकि भारत पाकिस्तान वाला तनाव हमेशा उस एकता में एक दरार पैदा करता है। अब जरा चीन के अंदर चलते, उनकी उम्मीदें क्या है भारत से? ओआरएफ विश्लेषण क्या कहता है इस पर? देखिए, चीन भारत से कुछ खास चीजें चाहता है। पहली, कि भारत अपनी चीन पॉलिसी बनाते समय अमेरिका के असर में ना आए। ठीक है। दूसरी, कि भविष्य में अगर बॉर्डर पर कोई टकराव हो भी जाए तो भारत उस पर बहुत तीखी या एग्रेसिव प्रतिक्रिया ना दे। अच्छा, क्या चीन को लगता है कि भारत ने ऐसा कोई वादा किया है? वो खबरें आई थी अक्टूबर 2024 के बाद कि भारत ने 3 कमिटमेंट्स दी हैं, नॉन एग्रेशन वगैरह। हाँ, चीनी मीडिया ने ऐसा दावा किया था और फिर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग के बाद 6 सूत्रीय सहमति का भी दावा किया था। पर क्या भारत ने ये माना? नहीं, भारत ने इन दावों से साफ दूरी बना ली थी। ऐसा लगता है कि चीन चाहता है कि रिश्ते वैसे हो जाएं जैसे 1988 में थे। 1988 मतलब सीमा विवाद को ठंडे बस्ते में डाल दो और बाकी चीजों के लिए, खासकर व्यापार और निवेश के लिए, भारत अपने दरवाजे पूरे खोल दे। लेकिन भारत का स्टैंड तो क्लियर है कि पहले सीमा पर शांति। जी बिल्कुल, भारत का रुख साफ है कि उसके बिना नॉर्मल रिश्ते संभव नहीं है। अच्छा, चीन के अंदर इस पूरी रणनीति पर क्या सब एक मत है या वहां भी अलग अलग राय हैं? नहीं, ओआरएफ रिपोर्ट बताती है कि चीन के भीतर भी इस पर मतभेद हैं। जो सरकारी अधिकारी हैं, कुछ थिंक टैंक हैं, वो तो तनाव कम होने का स्वागत कर रहे हैं, इसे पॉजिटिव मान रहे हैं। और दूसरे? लेकिन जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी का एक बड़ा वर्ग है, खासकर सेना से जुड़े लोग, राष्ट्रवादी कमेंटेटर्स, वो खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि भारत रिश्ते सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं कर रहा है। उनका धैर्य कम हो रहा है। ओह, कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि चीन को भारत के सामने नरमी नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि अपनी ताकत की पोजीशन से बात करनी चाहिए। और भारत में निवेश वाली बात पर भी बहस है। ये तो बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ बाजार की जरूरत, दूसरी तरफ निवेश पर सवाल। हाँ, यही चीन की अंदरूनी डिबेट को दिखाता है। एक पक्ष कहता है कि भाई बिजनेस के लिए जरूरी है, बाजार बड़ा है। दूसरा कहता है कि आप अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर की मदद कर रहे हो। हालांकि एक बात पर चीन में काफी हद तक सहमति दिखती है, वो है भारत के खिलाफ एक्सपोर्ट कंट्रोल का इस्तेमाल। अच्छा, उस पर सब सहमत है? हाँ, क्योंकि भारत को एक उभरते हुए कॉम्पिटिटर के तौर पर देखा जाता है, तो उसे रोकने के लिए टेक और इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट पर कंट्रोल लगाने को काफी सपोर्ट है। कुछ चीनी एनालिस्ट मानते हैं कि सरकार अभी एक एक कदम फूंक कर रख रही है और देख रही है कि क्या करना है। सारे ऑप्शन खुले रख रही है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि सतह पर तो मुलाकातें हैं, पॉजिटिव बयान है, कुछ समझौतों की कोशिशें भी दिख रही हैं जी। लेकिन अंदरूनी तौर पर वो सीमा का अनसुलझा मुद्दा, गहरा अविश्वास, बढ़ती कंपटीशन और वो जटिल जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर, वो सब हावी हैं। बिल्कुल। ये वाकई हाथी और ड्रैगन का एक बेहद नाजुक नृत्य लग रहा है। हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ रहा है। एकदम सही कहा। जैसे कि ओआरएफ की रिपोर्ट का निष्कर्ष है, सीमा पर मिलिट्री स्टैंड ऑफ भले ही कुछ हद तक कम हो गया हो, लेकिन जो बड़ी स्ट्रैटेजिक पिक्चर है जिसमें कंपटीशन और अविश्वास है, वो ज्यादा नहीं बदली है। एक पुरानी कहावत है ना, जितना ज्यादा चीजें बदलती हैं उतनी ही वे वैसी ही रहती हैं। शायद ये बात आज भारत चीन संबंधों पर काफी हद तक लागू होती है। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस पूरे इतिहास को देखते हुए, सीमा के अनसुलझे मुद्दे और गहरे अविश्वास को देखते हुए, क्या आपसी सम्मान
आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता पर आधारित एक स्थिर और भरोसेमंद रिश्ता बनाना वाकई मुमकिन है? ये बड़ा सवाल है। या फिर जो नरमी हम अभी देख रहे हैं वो महज बाहरी फैक्टर्स जैसे ग्लोबल ट्रेड के समीकरण या अमेरिका की नीतियों में बदलाव इनका नतीजा है और ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है। और इसी से जुड़ा एक और सोचने वाला सवाल ये है कि सिर्फ डिप्लोमेटिक बयानबाजी से आगे बढ़कर वो कौन सी ठोस भरोसेमंद कार्रवाइयां होंगी दोनों तरफ से जो वाकई इस रिश्ते में एक स्थायी और रियल बदलाव का संकेत देंगी। बिल्कुल, शायद इन्हीं सवालों के जवाब आने वाले वक्त में इन दोनों पड़ोसियों के भविष्य की दिशा तय करेंगे।